चलिए, मैंने कोशिश करी है कि अब बीच बीच में जो पॉपअप्स हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें। हम आगे चलते हैं। रिएक्शन नंबर 13 में ऑक्सीकरण देखते हैं हम ग्लाइकॉल का। तो जब हम तनु ऑक्सीकारक एजेंट काम में लेते हैं, जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको डाइल्यूट HNO3 या बेसिक KMnO4, ये दोनों तनु ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। तो इनका कार्य होता है इसका ऑक्सीकरण करना, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर लेवल तक जाकर ही ऑक्सीकरण करते हैं, उसके बाद में वो ऑक्सीकरण रुक जाता है यहाँ तक। तो ग्लाइकॉल का ऑक्सीकरण यहाँ पर हम देखते हैं। प्रथम स्टेप में एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण होकर के, जैसा कि हम जानते हैं अगर अल्कोहलिक समूह का ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो अल्कोहलिक समूह किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइडिक समूह का आगे ऑक्सीकरण होता है तो वो एसिड में बदल जाता है। तो एक ग्रुप का ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी स्टेप में और ऑक्सीकरण होगा तो उसमें दो संभावनाएं बनती हैं, या तो जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीकरण हो या इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीकरण हो। यदि इस एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है तो हमें ये ऑक्जेलिक COH समूह प्राप्त होता है और एक समूह CH2OH रहता है। जबकि इसका ऑक्सीकरण हो जाए तो 2 CHO, इसे हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं, प्राप्त होता है। फिर इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में दूसरे समूह का भी एल्डिहाइड में परिवर्तन हो जाता है, अल्कोहलिक समूह का, और आगे यहाँ पर हमें ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। अब क्योंकि ये तनु ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, इनसे ऑक्सीकरण यहीं तक आकर के रुक जाता है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगर हम अम्लीय KMnO4 या डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्लाइकॉल को टुकड़ों में तोड़ देता है और हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। आगे अभिक्रिया देखते हैं। आगे हम लेड टेट्राएसीटेट या परायोडिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया। अगर लेड टेट्राएसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है तो आपको दिखाई दे रहा है ये हमें फॉर्मेल्डिहाइड देता है और हमें लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया में हम दो तरह से इस अभिक्रिया को कर सकते हैं, या तो हम किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें या हम हमारा जो ग्लाइकॉल है उसको हीट करें डायरेक्ट। कैटलिस्ट की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो हमें प्रथम स्टेज में विनाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। ये हमारा एक चैप्टर का पॉइंट था, विनाइल अल्कोहल, तो हमें ये प्राप्त होता है। और इसके बाद क्योंकि आप जानते हैं ये अस्थायी है, ये तुरंत अपने समावयवी में बदल जाता है। लेकिन यदि हम डायरेक्ट इस मॉलिक्यूल को, ग्लाइकॉल को हीट करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हमें इपॉक्साइड रिंग मिलती है। ये इपॉक्साइड रिंग भी अपने आप में अस्थायी है। संरचना से तात्पर्य यहाँ पर जो भी हमारा अणु है वो इसी तरह का है, इसको हम कैसे जान सकते हैं? तो इसके लिए आजकल बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये अल्कोहल इसी तरह का है। तो अणु सूत्र हम निकालते हैं इसका EDS या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि इसमें इसका जो अणु सूत्र है वो C2H6O6 है। इसके बाद इसकी संरचना, दो अल्कोहलिक समूह यदि एक ही कार्बन पर उपस्थित होते तो वो अस्थायी होता और तुरंत टूट जाता, इसलिए ये तय होता है। और इसकी विभिन्न अभिक्रियाओं से भी ये पता चलता है, जैसे हमने एसिटाइलेशन किया था तो इसने 2 अणु एसिटाइल क्लोराइड के यूज़ किए थे। जब हमने इसका PCl5 से रिएक्शन कराई थी तो इसने दो परमाणु क्लोरीन के लिए थे, जिससे ये पता चलता है कि इसमें 2 OH समूह हैं और ये दोनों OH समूह अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हैं। फिर इसके बाद में इसके ऑक्सीकरण के उत्पादों से ग्लाइऑक्सल और ऑक्जेलिक एसिड का बनना भी ये साबित करता है कि 2 OH समूह अलग अलग कार्बन पे है, और ज़्यादा इसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इसके सिंथेसिस की, जो हम रिएजेंट्स लेते हैं उससे ये साबित हो जाता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे नेक्स्ट हमारा
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ये हमने डाईहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लाइकॉल पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल को पढ़ेंगे।